बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला पर अचानक और शदीद फौजी कार्रवाई ने आलमी सियासत को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। ताबड़तोड़ हमलों के बाद वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी और बैरून मुल्क मुंतकिली, अमरीकी जनरल की जानिब से 150 तैयारों की शमूलियत का इंकशाफ और खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान कि इक़्तिदार की मुंतकिली तक तमाम मामलात अमरीका चलाएगा। इस कार्रवाई के बाद न सिर्फ चीन, रूस और यूरोपीय ममालिक में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। सवाल यह है कि एक नई आलमी महाजराई की सूरत में पाकिस्तान की मईशत, खारजा पॉलिसी, तवानाई, सलामती और सिफारती तवाज़ुन किस हद तक मुतासर होगा? क्या तेल की कीमतें, आलमी तिजारत और सिफारती सफबंदियां पाकिस्तान की मईशत और खारजा पॉलिसी पर बराह रास्त असरअंदाज होंगी, या पाकिस्तान एक बार फिर बड़ी ताकतों के बीच तवाज़ुन कायम करने के मुश्किल इम्तिहान से गुजरेगा? इसके अलावा बात होगी मुल्की सियासत की। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी और जमहूरी अमल को दरपेश खतरात के पस मंजर में कौमी मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से 7 जनवरी को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने का ऐलान किया गया है, जिसमें तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी गई। ताहम इस अहम पेशरफ्त के साथ साथ सियासी मंजरनामा मजीद पेचीदा इस लिहाज से हुआ क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। अगर कौमी मफाद और जमहूरी तसलसल के नाम पर बुलाई जाने वाली कॉन्फ्रेंस भी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में नाकाम रहती है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? क्या कौम एक बार फिर गैर यकीनी एहतजाज और टकराव के इसी दायरे में घूमती रहेगी? दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी अवाम आज यौम हक़ खुद इरादत मना रहे हैं। आज का दिन मनाने का मकसद आलमी बिरादरी को 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी की गई इस करारदाद की याद दहानी करवाना है, जिसमें कश्मीरी अवाम से राय शुमारी का आज़ादाना इनेकाद शामिल है। दरियास्ता अवामी हलकों ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती किया है। इसी पर बात करेंगे। रिजवान रजी साहब, इसाराना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रजी साहब, स्टार्टिंग विद यू, ये वीकेंड पर खबर आती है और जाहिर सी बात है पूरा आलमी मीडिया जो है वो एक जुंजलाहट में आ जाता है कि आखिर ये हुआ क्या, कैसे हो गया? तो सर क्यों हुआ वो हमारे सामने है, लेकिन कैसे हुआ वो अचानक से तो नहीं हुआ, इसके पीछे पसे पर्दा बहुत सारे मुहर्रिकात होंगे। सर सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा कि वेनेजुएला ऐसी कैसी सोने की चिड़िया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कहते ना कि आओ देखा न ताओ, और फौरी तौर पर इस हमले को यकीनी बनाया? देखिए, आओ ना देखा ना ताओ वाला मामला नहीं था। अच्छा। अमेरिका की अफवाज और उसके 3 बड़े बहरी जहाज वेनेजुएला के सामने खड़े हुए थे और ये 3 माह से वो प्रैक्टिस कर रहे थे इस काम की। अगर वेनेजुएला की फौज को ये नजर नहीं आ रहा था तो इसका मतलब है कि फौज का इलाज होना चाहिए। ठीक। नंबर 2, वेनेजुएला के सदर किसी सदारती महल के अंदर या अपने घर के अंदर नहीं थे। वेनेजुएला के सबसे बड़े फौजी अड्डे के ऊपर ठहरे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था। नंबर 1। नंबर 3, उनकी सिक्योरिटी का किसी एक बंदे को खराज तक नहीं पहुंची। आप ये कहना चाह रहे हैं अपनी तज्ज़िये के मुताबिक कि अंदर से, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, सदर की सिक्योरिटी के ऊपर मुतय्यन जो लोग थे उनको क्रॉस करके ही उन्होंने सदर तक पहुंचना था ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उनमें से कोई जाँ बहक होने की या इसके मारे जाने की उनके किसी गार्ड की इत्तला नहीं है, बल्कि वो सब के सब महफूज है। देखिए, ये जो मौजूदा कायम मुकाम सदर बनी है, इनको उन्होंने बड़े चाव के साथ 2016 में वाइस प्रेसिडेंट नामजद किया था और वाइस प्रेसिडेंट नामजद करके इन्हें इस ओहदे से मुतमक्कन किया और इनके भाई को स्पीकर ऑफ द उनका जो पार्लियामेंट है वो बनाया। प्रेसिडेंट कहते हैं उसको, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन बेसिकली वो हमारी लैंग्वेज में ही हम स्पीकर कहेंगे। स्पीकर बनाया। और ये दोनों बहन भाई जो हैं उन्होंने, सुनने में ये आ रहा है कि वफादारी नहीं की, हम ये नहीं कह रहे गद्दारी की, उन्होंने वफादारी नहीं की। एक कायम मुकाम सदर बन गई हैं और भाई जो है वो पार्लियामेंट संभाले हुए हैं, लेकिन अवाम निकली है कि वहां पे ये सदर साहब जो थे ये फलस्तीन के हक में बहुत ज्यादा वोकल रहे और जितने वेनेजुएला के अंदर फलस्तीन के अंदर जारी कत्ले आम और नस्ल कुशी के ऊपर मुजाहरे हुए हैं, यूरोप के, लातीनी अमेरिका के किसी मुल्क में इतने बड़े मुजाहरे नहीं हुए जितने वहां पे हुए। और आपको मैं अगर बताऊं, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल के अजलास के अंदर जो इनकी तकरीर थी, जिनको अगवा कर लिया गया, मैं अगवा करना कह रहा हूं, जिनको अगवा किया गया है, इनकी तकरीर आप निकाल के देखें, क्या वो शाहकार थी? और उतनी अच्छी तकरीर किसी इस्लामी मुल्क के सरबराह को करने का जो है वो नहीं हुआ
जो इनकी थी, और इनका जो वो आखिरी तजवीज़ थी कि तमाम ममालिक मिलकर इसराइल के ऊपर हमला कर दें, मसला हल हो जाएगा। हम यहाँ पे बैठे हुए तकरीरें कर रहे हैं, तो उनकी इस तकरीर के बाद भी उनकी सजा बनती थी जो उनको दी गई है। बाकी बहाने जो भी हम तराशते। चले, मैं इसको मजीद आगे कंटिन्यू जरूर करूंगी क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पाकिस्तान की अपनी सालमत भी जुड़ी है, जो मेरे एक सवाल पीछे रह गया था। आप गुफ्तगू में आप मुकम्मल की बात। चले, मैं इसारा राना साहब से ही वो सवाल लेंगे। इसारा राना साहब, क्या किस कदर सोने की चिड़िया है वेनेजुएला कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आंखें थी वो चुंधिया गई उसे देखकर, और दूसरा ये भी कि ये तो सर इन्होंने दूसरे आमराना ताकतों को खुला रास्ता दिखा दिया है कि वो कभी भी किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और वहां पे मान भी लिया जाए कि मुखबरी अंदर से हुई, लेकिन सर फिर कोई एक मुल्क तो ऐसा नहीं ना होगा, हर जगह पे कहीं ना कहीं लोग ऐसे बैठे होते हैं। आपके ना सवाल के 3 हिस्से हैं। ठीक है। पहला हिस्सा तो ये कि वेनेजुएला के पास तेल के ज़खायर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है, यकीनन। हेनरी किसिंजर जो इनके वजीर खारजा थे, जिसने वो क्या कहते हैं डिप्लोमेसी को एक अरूज दिया अमेरिका की, उनका एक अमेरिकन डिप्लोमेसी के बाबा। हाँ बिल्कुल, उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने, हमारे थिंक टैंक ने ये तय किया है कि जो तेल पैदा करने वाले और मादनी वसाइल वाले ममालिक हैं उन पर बाहुकुक रुख कब्जा कर लेंगे, क्या कुछ हो जाए। ठीक है, ये बड़ा उनका एक तारीखी इंटरव्यू था, जिसके बाद आपने देखा कि खलीज के तमाम ममालिक को तबाह किया गया। लीबिया जैसा पूरा अमन मुल्क, लीबिया जैसा एक जैसे फलाही रियासत, उसका बेड़ा गर्क किया और उसे 2 हिस्सों में तकसीम करके आज एक वो कहीं है, कहीं खड़ा है। इसी तरह आप शाम देख लें, इराक देख लें, आप लेबनान देख लें, अब किसी एक मुल्क का नाम ले लें। नंबर 1 ये तो हो गई आपके कि क्यों उन्होंने किया। तेल का एक बहुत बड़ा जखीरा है, जो दूसरे नंबर पे ईरान के पास भी बहुत बड़ा, जिसकी तरफ अब इनकी निगाहें जा रही हैं। और ईरान ने भी एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि रियासती दहशतगर्दी और एक मुल्क की खुद मुख्तारी पर अमेरिका ने नहीं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर चुका है कि अगर ईरान में मुजाहरे जारी रहे तो फिर हम मुदाखलत करेंगे। सर वो तो वेनेजुएला की जो मौजूदा सदर हैं उनको भी धमकी लगा रहे हैं, वो तो चले, वो उनके साथ तो गुड्डी गुड्डी खेल रहे हैं ना। अच्छा। लेकिन अब ईरान के लिए वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं, 3 दिन पहले 4 दिन पहले उनका ट्वीट आया। अच्छा, अब इसके बाद आखिरी बात, दो चीजें। एक तो ये कि जो रजी साहब ने जिस तरफ इशारा किया, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि वहां फौज ने मुजाहमत ही नहीं की। ठीक है, और वो आके जैसे दूध में से मक्खी निकालते ना, ऐसे निकाल के ले गया, और वहां पे किसी फौजी ने उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की, उनके अड्डे में था। ये खुली बदमाशी है, इससे बड़ी बदमाशी मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखी कि एक मुल्क आया, उसने उस मुल्क के सदर को उस मुल्क में जाके ऐसे करके उठाया और ले जाके अपनी अदालत में कहा ये मुलजिम है। यानी इसका मतलब है कि अमेरिका हम जैसे मुमालिक को अपना कोई रियासत का हिस्सा समझता है कि वो ले जाके और वहां मुकदमा चलाएगा। यहाँ आया, उसामा बिन लादेन मार के चला गया। इससे एक बात बस साबित हो गई, बस और एक जुमला सुन। हाँ जी। जिस ट्रंप को आज ईरान में मुजाहिरीन नजर आ रहे हैं या वेनेजुएला में कुछ नजर आ रहा है, उसे गजा के अंदर शहीद होते हुए बच्चे नजर नहीं आए, उसे गजा के अंदर अलामा अलामा कहती हुई बहनें बेटियां नजर नहीं आई, उसे वहाँ 80,000 90,000 लोगों का कब्रिस्तान बनते हुए नजर नहीं आया, वहां अंधा हो गया था। अभी जाके नेतन्याहू उससे मिला है पिछले हफ्ते, और मेरे जो इतलात है अमेरिका में, मेरे भी बड़े सोर्सेज हैं व्हाइट हाउस में डायरेक्ट, तो यहाँ नहीं है। आपने तो मुखबरी नहीं कर दी? नहीं, यहाँ नहीं है, वहां पे है। नेतन्याहू ने क्लियरली ये कह के गया कि ईरान पे एक स्ट्राइक और होगी, और आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि ईरान में माहौल बन रहा है। मुझे डर है, क्या नाम है सर उनके सरबराह का ईरान के, खामिनेई, कि उनको अगवा ना कर लिया जाए। मुझे ये डर है कि उनको भी अगवा ना कर लिया जाए, क्योंकि ये बदमाशी अब खुल के सामने आ गई है, और अब बदमाशी पे शर्म भी किसी को कोई नहीं आ रही। ऐसा है। अच्छा रजी साहब, मुझे ये बताएगा इसका इकोनॉमिकली इम्पैक्ट क्या आएगा ग्लोबली, क्योंकि जैसे अभी सर भी कह रहे हैं, और आप भी ब्रेक से पहले आप और मैं जब बात कर रहे थे, आपने कहा कि जरिए वहां पर स्वीट क्रूड जिसे बेहतरीन ऑयल कहा जाता है, वो वहां पर बहुत बड़ी तादाद में है, बड़ी से भी मैं कहूँ कि तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में ना, तो उसके ज़खायर हैं 3,000 लाख बैरल कुछ इस तरह करके है, मुझे वो भूल गया,
ट्रिलियन। ठीक है, और अभी जब ये हमला हुआ है तो एशियाई मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो कीमत है उसमें 0.63% कमी भी हुई है। तो सर क्या इंपैक्ट आएगा ग्लोबल इकोनॉमी पर, और क्या पाकिस्तान उससे हिट हो सकता है? देखिए, ओवरऑल अगर हम सिचुएशन को देखें तो अमेरिका का ये ख्याल है कि इकोनॉमी के अंदर ग्लोबली ईज करने के लिए तेल की कीमतें नीचे लाई जाए। वो गुज़िश्ता कम से कम 1.5 दहाई से सऊदी अरब को और रूस को इस अमर के ऊपर कायल करने में लगा हुआ, और फाइनली उसके ने रूस के ऊपर पाबंदियां लगवाकर रूस के तेल की कीमत आधी मुकर्रर कर दी। यानी आप आलमी मंडी के अंदर, पहली तो बात है, अगर आप अमेरिका की खुशनुदी चाहते हैं तो आप तेल नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आप खरीदेंगे भी तो आप आधी कीमत पे खरीदेंगे। अगर ग्लोबली मार्केट है $60 की तो आप $30 पे रूस का तेल खरीदेंगे। उनका ये ख्याल है कि अमेरिका के मफादात के खिलाफ काम करने वाली जितनी कुव्वतें हैं वो तेल की बड़ी कीमत से फायदा उठा रही हैं, जिसके अंदर रूस भी शामिल है। तो लिहाजा वो गुज़िश्ता 1.5 दहाई से इस काम में लगा हुआ है कि किसी तरह पर तेल की कीमत के अंदर कमी हो। ठीक है, अमेरिका का ये कहना है कि जब हमने अपनी सारी डिमांड अपने मकामी शेल ऑयल के ऊपर मुंतकिल कर ली है और शेल गैस के ऊपर मुंतकिल कर ली है, अब हम ग्लोबल मार्केट से, अमेरिका कहता है, कोई तेल नहीं खरीदते तो तेल की कीमतें तो क्रैश कर जानी चाहिए। ये सऊदी अरब ने और रूस ने प्रोडक्शन कंट्रोल करके, और वेनेजुएला ने इसकी कीमतें हाई रखी हुई हैं। अगरचे हम जैसी इकोनॉमी को या हम जैसी कौमों को इसका फायदा है। हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन शुरू ही पेट्रोल से होती है, लेकिन फिलहाल अमेरिका इसके लिए कह रहा है। और रूस, सऊदी अरब को तो उन्होंने कायल कर लिया था। रूस और वेनेजुएला 2 ऐसे ममालिक थे जो तेल की सप्लाई को बढ़ाने के ऊपर राजी नहीं हो रहे थे। तो अब जब अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला के तेल को हमने टेक ओवर कर लिया और अब हम उसे कंट्रोल करेंगे, असल मसला तब शुरू होगा जब अमेरिकन कंपनियां वहां पे ऑन ग्राउंड आएंगी। अगर मैं आपको याद दिलाता चलूं तो इराक में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। तो सर वैसे एक मिनट, आपने कहा ना कि जब अमेरिकी कंपनियां वहां पर ऑन ग्राउंड आएंगी, उनके ऑन ग्राउंड आ जाने के बाद इंपैक्ट कब तक जो है ना वही आपसे ट्रैवल करेगा? पहले इन्होंने इराक को खाली किया तेल से, हाँ। और लेकिन अमेरिकन कंपनियां ऑन ग्राउंड जब इराक में आई और फिर इराक के अंदर मुख्तलिफ मिलिशियाज ने इनके ऊपर हमले शुरू किए और अमेरिकन का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और फिर उन कंपनियों को वहां से भागना पड़ा। वो 6 महीने साल तक सस्टेन कर पाई। यहां पे भी इनिशियली वही अमेरिकन कंपनियां जो हैं वो आएंगी ऑन ग्राउंड, और जो मुझे नजर आ रहा है जाती तौर पे वहां पे एक मुज़ाहमत का माहौल बनता हुआ। और आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि चाइना जो है ये उसका सबसे बड़ा लॉस है, और पहली शटअप हमारे लिए कुछ चैलेंज है इसमें। हमारे लिए इसमें ये फायदा जरूर होगा कि तेल की फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। नहीं, अच्छा, तेल की कीमतें नीचे आने से हमारी तेल की इंपोर्ट का बिल कम होगा। लेकिन हमें इसके अलावा इतने दूर मामले के ऊपर महज इसलिए परेशान होने की जरूरत है कि अमेरिका और उसके हवारी यही कुछ ईरान के अंदर दोहराने का नियत रखते हैं और इसका ऐलान कर चुके हैं। जी, और ईरान के अंदर अगर कोई डिस्टरबेंस होती है तो उसका बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल तक आएगा। हम एक डिस्टेबलाइज्ड ईरान अफोर्ड नहीं करते। वहां पे जो भी हुक्मरान रहे लेकिन वो 8-9 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमारे हमसाये में है। हम वहां पे कोई डिस्टरबेंस अफोर्ड नहीं करते। और ये भी कहा जाता है कि ईरान तो बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। अल्लाह खैर करे रजी साहब। वही बात आ गई ना कि सच तो हमेशा कड़वा होता है, लेकिन हम अपने मुल्क की सलामती की ही दुआएं कर सकते हैं। लेकिन वही बात आ गई कि भारत या इसराइल जैसे दुश्मन से भी सर जान बचाकर भागना इतना कोई आसान नहीं है। राना साहब, जो जिस इनडायरेक्टली चैलेंज का जिक्र रजी साहब ने किया वो आप अपनी पहली गुफ्तगू में बात कर चुके हैं। मुझे ये भी बता दीजिएगा कि सर अभी जो इम्पैक्ट आया चीन का, रूस का, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक का भी खासा सख्त आया है। आफ्टर दैट आप जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास है उसमें कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, या बस वो कहते हैं ना कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला हाल होगा? देखिए, अमेरिका इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। चीन के ऊपर आप ना वो करें, इतना तकिया नहीं किया जा सकता। चीन के जिसके साथ खड़ा होता है ना, समझ लें
उसका तो बेड़ा गर्क ही होता है, क्योंकि चीन किसी का डिफेंस नहीं कर सकता। नहीं, हमारा तो उन्होंने ठीक है ना, इनडायरेक्ट वे में बिल्कुल। हाँ, मैं जिस सेंस में बात कर रहा हूँ ना वो कुछ और है। अच्छा, तो चीन पैसे वैसे दे सकता है, हम इक्तिसादी तौर पे खड़ा कर सकता है, ये इनडायरेक्ट जंग लड़ सकता है, बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं होगा, बराह जैसे रास्त नहीं इन्वॉल्व हो सकता। मुद्दई जैसे बन के अमेरिका अपनी हाँ। नेटो फोर्स बना के भेज सकता है या कुछ इस तरह कर सकता है ना, वो नहीं कर सकता। यही वजह है कि अमेरिका जहां चीन का कोलाई मजबूत होता है उसका बेड़ा गर्क कर देता है। अच्छा, तो और चीन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि चीनी जंग के ऊपर यकीन नहीं रखते। वो ये समझते हैं कि 2028 तक हमने कोई जंग नहीं लड़नी और तब तक उनके जो हदफ है इक्तिसादी वो उन्होंने पूरे कर। अभी द टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है और उसमें उन्होंने दावा किया कि हो सकता है खामिनाई जो है वो ईरान छोड़ के चले हाँ जाए। जी, हाँ जी, ठीक है ना, यानी माहौल वहां का भी ऐसा बन रहा और है। आपके नजदीक सर खामनेई साहब के लिए कौन सा मुल्क सबसे बेहतर हो सकता है? रूस जा सकते हैं, जा सकते हैं। नहीं जाएंगे। ठीक है, वैसे मैं एक बात कर रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि जो ईरानियों का खून है ना उसमें शहादत की ख्वाहिश आम आदमी से ज्यादा है, तो वो शहादत कबूल कर लेंगे, मुल्क छोड़ के नहीं भागेंगे। आम मुसलमान, मैंने क्या कहा? आपने आम आदमी कहा। अच्छा, आम मुसलमान से ज्यादा है, ठीक है ना। वो मुझे ये लगता है कि शहादत कबूल कर लेंगे, मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। वैसे भी उनको बचाने के लिए कोई मुल्क 10 साल का मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं होगा कि जी 10 साल का मुआहदा करके मैं ले जाऊं। ये बड़े हीरोज होते हैं, बड़े अजीम लोग होते हैं जिनके साथ 10 साल के मुआहदे करके मुल्क से बाहर ले जाया जाता है, वो मेरा ख्याल है वहीं रहेंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं, बात ये मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं, रजी भी कह रहे हैं, बहुत सारे और भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, आखिरी निशाना पाकिस्तान है, ये बतौर मुसलमान मेरे अंदर बात मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान एटमी मुल्क भी है, एक तगड़ी फौज भी रखता है। पाकिस्तान मजहबी तौर पे भी हम एक रेयर अर्थ मटेरियल की पावर उसके पास है। वो तो चलो असि जंग तो को लड़ाई के बगैर भी हम उनके साथ हमें देने को तैयार हैं, सानू कोई इख्तलाफ नहीं है इस बात। अच्छा। हाँ, लेकिन असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान के पास जब तक एटमी सलाहियत मौजूद है, इसराइल को, भारत को, अमेरिका को नींद नहीं आएगी। और अब मेरे पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन, आमीन। मुझे अपने कमांडर इन चीफ पे बड़ा यकीन है कि वो मुल्क की सलामती के लिए बेहतरीन मनसूबे बंदे रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो सूरत हाल है उसे कोई ये ना ले कि आग उधर लगी हुई है तो खैर है, इस बात को ना ले। और आखिर में ये कि मेरा ख्याल है कि हमें अब कहीं से खरीद के पैसे कौम को मिला के एक अमन अवार्ड दे देना चाहिए, ताकि उसका कुछ थोड़ा सा तो हमारे साथ मोहब्बत और बढ़ जाए ना, कि जनाब आप पूरी दुनिया को आग लगाएं, पूरी दुनिया पे कब्जा कर लें, हमारे हीरो आप ही हैं जनाब, चलें, ताकि हम कह सकें। बस यही दुआ होगी कि अल्लाह ताला न सिर्फ पाकिस्तान पर अपना अमन रखे, बल्कि दुनिया जहान में कहीं भी जो ममालिक अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं उनकी भी हिफाजत फरमाए, आमीन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, मुल्क की सियासी मंजरनामे को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। 7 जनवरी को कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है। तमाम बड़ी जमातों को मदऊ किया गया है, लेकिन खबर ये भी है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कौमी मुज़ाकराती कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। तो याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि चाहती है कि मामलात मुफाहमत की तरफ भी आएँ, मुज़ाकरात की तरफ भी आएँ, लेकिन इस सिलसिले में जो होने वाली एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ी तो नहीं कहूँगी कि चले कौमी मुज़ाकराती कमेटी है, फ़ोरम कोई भी हो, मुज़ाकराती फ़ोरम है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स इसको किस एतबार से देख रहे हैं, क्योंकि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सबसे ज़्यादा इस सियासी माहौल में दीवार से लगी है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तो इसार रना साहब, क्या सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इस कौमी मुज़ाकराती कमेटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार? आपने अक्सर देखा होगा गाड़ियों के, ट्रकों के पीछे लिखा होता है चल नहीं चल खाते मेरा है, ठीक है ना। तो लड़ाई ये भी है कि चल नहीं चल खाते मेरा है, ठीक है ना। ठीक है। और उस लड़ाई की ये शक्ल सामने आपको नजर आ रही है। अच्छा, सही। ये दोनों जमातें किसी तरह, मैं लड़ाई की शक्ल नहीं हूँ। नहीं, आप तो बदतरीन शक्ल है ना, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ यार, मेरी तरफ सामने नजर आ रही है, मैं उसे देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, कैमरा देखा। अच्छा चलो उधर देखें। बात ये कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन और फवाद चौधरी साहब की जो ये जमात है,
ये दोनों दावा यही करती हैं कि हमने इमरान खान को बचाना है, ठीक है, बाकी बातें अहम ही हैं, वो छोड़ दें, वो ऐसे ही है। अब 8 को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने भी पतन जीटी रोड को से मुजाहरे का ऐलान कर दिया है। 7 को उनकी कॉन्फ्रेंस है। 8 जनवरी को कि 8 फरवरी? 8 जनवरी को 7 को उनकी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। इन दोनों में जंग ये जारी है कि क्या नाम है, कौन बनेगा करोड़पति। करोड़पति से मुराद ये कि कौन बनेगा सेकंड चॉइस इमरान खान की पार्टी की, लड़ाई ये जारी है। इसमें जो दूसरी पार्टी है उसमें फवाद चौधरी एक ऐसा नाम है जो क्रेडिबल है। क्रेडिबल इन अ सेंस के एक तो वो पॉलिटिकल क्या कहते हैं सारी साइंस को बहुत अच्छी तरह जानता है, सोशल मीडिया की साइंस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर उसके बाद ये कि समहाउ उनका और उनके भाई का इमरान खान के साथ एक गहरा राब्ता ताल्लुक था और है अभी भी। वो उन्होंने कोशिश की आने की, नहीं आने दिए गए, अंदरों कुंडी लाती गई पीटीआई से, लेकिन वो बार बार नॉक करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाए अचकज़ई साहब वगैरह, इनकी अचकज़ई साहब से मैं इसलिए वो बार वो करता हूँ कि अचकज़ई साहब पुराने खिलाड़ी हैं, यही करते रहे। इमरान खान के खिलाफ मुआज में भी ये शामिल थे, वो मैंगल साहब भी शामिल थे, ये हर मुआज में शामिल हो जाते हैं। एक मिनट मेरी बात सुने। पीटीआई वाला तो चले समझ आ गई ना कि कौन बनेगा करोड़पति वाला आपने मामला कह दिया, लेकिन सर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, शाहिदा खान अब्बासी साहब, वो तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है ना, तो वो भी एक सेम शख्सियत है। ये सारे वो ये लोग हैं जो मुख्तलिफ जमातों से आगशुदा हैं। खोखर साहब हों, क्या कहते हैं ये अब्बासी साहब हो, ये सब वो हैं जो मुख्तलिफ जमातों से आग कर दिए गए। तो जो जिनके साथ जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो भी तो आगशुदा ही है ना फिलहाल इस वक्त। नहीं मैं आपने तो जिनकी पूछा, मैं तो उन्हीं की बता रहा हूँ ना, दोनों की पूछ लेती, ठीक है ना। तो ये सारे मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, फिर दोबारा कहता हूँ, पाकिस्तान के मसाइल का हल अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 5 लोगों के पास, ये राना सनाउल्लाह बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा, ये लोग 5 बड़े जिस दिन बैठ जाएंगे, कौन से 5 भाई? इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ, ठीक है, और 1-2 लोग। अच्छा। तो ये बैठ गए तो मामला हल हो जाएंगे पाकिस्तान के। हाँ, बड़े दिल से बैठे, कुशादा दिल से बैठे और ये तय करके बैठे कि वाकई हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। कोई सोच सकता था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नफरत की आखिरी सीढ़ी तक गए थे, वो एक जगह इकट्ठे हो सकते। सियासत पॉसिबिलिटीज का और एंगेजमेंट का ही नाम है, और रास्ते निकालने का नाम है। मैं बार बार कहता हूं, पीटीआई वालों से भी ये कहता हूं कि जो लोग आपके और फौज की लड़ाई कराते हैं वो आपके हक में नहीं है, और जो लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस तरह के दावे करते हैं ना, डन एंड डस्टेड, और इस्टेब्लिशमेंट ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के हमनवा नहीं है। वो भी इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई के दरमियान नफरत पैदा करते हैं। चले, एक नुक्ता तो आपने यहाँ पे सामने हमारे रखा, लेकिन एक सवाल है मेरे जहन में रजी साहब, ये मेरी ही सवाल ही हो सकता है और मेरी राय भी हो सकती है, आपने अपने तज्जिए से मुझे बताना है कि मैं दुरुस्त सोच रही हूँ या नहीं। सर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का शिरकत ना करना कौमी मुज़ाकराती कमेटी कॉन्फ्रेंस में, सर ये वजह भी हो सकती है कि वो चाह रहे हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म रहे जहां से मुज़ाकरात हो, इस प्लेटफॉर्म को कोई अंडरमाइन ना कर जाए, कोई आगे नंबर्स ना ले जाए, हमारा मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात का जो मुतबादिल प्लेटफॉर्म हो वो यही प्लेटफॉर्म हो। देखिए, आजकल सर्दियों का मौसम है, आप ना लक्ष्मी चले जाएं तो बट कढ़ाई, असली बट कढ़ाई, कदीमी बट कढ़ाई, न्यू बट कढ़ाई, ठीक है, बट साहब वाली वाकई बट कढ़ाई जो है वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। मजांग पे चले जाएं तो सदीक मच्छी, असली ते बड़ी मच्छी, ठीक है, वहां पे आपको सदीक मच्छी के नाम की बहुत ज्यादा दुकानें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन देखिए, इन तमाम ब्रांड्स में से रश एक ही दुकान पे होगा। मजांग के चौक के अंदर मैंने एक दिन गिनी थी, कम से कम कुछ 13 दुकानें खुली हुई हैं सदीक मच्छी के नाम से, हैं। अच्छा, सर वो कोयटा होटल हो गया, मुख्तलिफ नाम है, बिल्कुल, ठीक है, सदीक भाई फलाना, ठीक है, इस तरह का। हाँ, दारुल माही जो है ना वो एक ही है और उसी के ऊपर रश होता है। इसी तरह बट कढ़ाई एक ही है, आप लक्ष्मी चले जाए बाकी सारे वेले बैठे होते हैं, रश एक पे ही होता है। इसीलिए जो है ये सारे जो है ना, कभी फवाद चौधरी साहब हो गए, बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे साथ भी अक्सर बदतमीजी करते रहते हैं ऑनलाइन,
और जो है ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ वैसे ਘੱਟ आप भी नहीं करते इसीलिए मैंने खैर, अच्छा कहा ना। हाँ माशाल्लाह आप भी कम नहीं करते। नहीं, नहीं। आपने भी ऐसी तलवार पकड़ी होती है ट्विटर के ऊपर हाँ। कि बंदा कानों से धुआं निकल रहा होता है। देखिए मैंने कभी आपको घर छोड़ने नहीं किया। नहीं नहीं ना छोड़ना जाए मैं तो इसलिए आपको तो शिकवा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं तो आपकी जंगजू सलाहियतों की तारीफ कर रहा हूँ। मैं बहुत इस हवाले से बहुत मोहतात और अल्लाह के खौफ से डर के बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो इन्होंने पकड़ी, ये जो है ना असली और वड्डी दुकान, ये नहीं है। ये सारे वो वाले हैं जो कि जिनका ख्याल है कि इधर से कोई ग्राहक थुड़क गया या कोई नया आया हुआ तो वो धोखाधड़ी से हमारी दुकान में आ जाएगा, धोखा खा के। ये फवाद चौधरी साहब हों, ये शाहिद खान अब्बासी साहब हों, या मुस्तफा साहब हों, मुस्तफा खोखर साहब, या अचकजई साहब, और वो दूसरे साहब तो आदतन शामिल होते हैं ना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह का असर होगा। लेकिन एक फिक्र, सदीक मछली असल कहाँ पे किसके पास है? ये अभी तक फैसला होना बाकी बता दे। नहीं, ये फैसला होना जिस दुकान पे रश होएगा असली वाली होएगी। वो कितने अंदर है वो तुसी खुद उसके लिए खुद जाना पड़ता है। वो मंगल और जुमेरात को होता है महाराज। नहीं, वो आपको खुद जाना पड़ेगा। आजकल तो भाईजान लाइन लगी हुई आपको मिलेगी, 25-30 लोग लाइन में खड़े होकर टोकन पकड़े खड़े होंगे। ठीक है। हाँ, इसलिए ये जो है एक ही दुकान है अपोजिशन की, उसी पर रश है। और अब क्या करें कि पानी जब से उन्होंने ठंडा डालना शुरू किया है अब वो रश भी नहीं होता। लेकिन देखिएगा सियासी मंजरनामे के ऊपर हरकियात रहनी चाहिए। हाँ। मैं इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को उनकी नुमाइंदा हैसियत जितनी मर्जी कमजोर हो, सियासत के हवाले से भी और सियासत के मंजरनामे पे भी एक अच्छी बात समझता हूँ। और ये ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, ऐसे सेमिनार्स जहाँ पे लोग आए, अपना कथारसिस करें, नई तजवीजें दें, ये होते रहना चाहिए। सही राना साहब, जब छुड़वाना ही बानी पीटीआई को है, आज़ाद उन्हें ही करवाना है, उन्हीं को निकालने के लिए जदोजहद है, फिर चाहे ए फरीक करे या बी फरीक करे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बजाय इसके कि आप सब मिलकर प्लेटफॉर्म सी तश्कील दे दे। ठीक है, तो सर ये फिर मेरे ख्याल में जिन्होंने छोड़ा है, मतलब जो बेचारे इस वक्त दरबदर हैं पीटीआई वाले, जिनमें मतलब ये कौमी कमेटी कॉन्फ्रेंस वाले लोग भी हैं, सर अगर उनकी भी एक्सेप्टेंस नहीं है, या फिर जो दूसरे टाइप वाले आ जाए, बैरिस्टर गौहर सलमान अहमद साहब, उन्होंने हमने देखा उन्होंने भी क्या ही कुछ उखाड़ लिया अभी तक, तो सर किसी नतीजे पर तो पहुंचना होगा ना। फिर इस तरह का अगर डेडलॉक रहेगा तो फिर अपोजिशन तो जमहूरियत का हिस्सा नहीं बन पाएगी, जमहूरी अमल। अच्छा देखें, बिलावल भुट्टो ने या सियासी निज़ाम इसको मैं कहूँ, जमहूरी अलीमा खानम साहिबा को कहा कि आप ना इधर कराची में आके मुजाहरा किया करें। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जो पानी फेंका जाता है वो कहते हैं ये हमें मुफ्त मिल जाएगा, यहाँ कराची में तो मिलता नहीं है। अच्छा। तो वो जो वाटर कैनन से पानी फेंकेंगे, हम वो बाल्टियां भर भर के ना बिलावल हाउस ले जाएंगे। अच्छा, क्योंकि पानी का मसला तो कराची में अभी तक हल नहीं हो पा रहा। तो वैसे ये मैंने इजराय तफन्नुन का है, कभी आप इसे सीरियसली लेने बात मैं बिल्कुल नहीं। दूसरी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान के मसाइल का हल जब तक इमरान खान और फैसला साजों के दरमियान कोई बात नहीं बनेगी, नहीं मुमकिन। ये सारे नीचे जो लोग हैं, मैं किसी के कद नहीं छोटा कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान जाम हो गया ना सियासी तौर पे। चाहे हम मुआशी तौर पे कुछ भी हो, सियासी तौर पे देखें, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी जमात, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक बड़ी जमात, और फिर एक मिनट, आपने दोनों जमातों का जिक्र किया। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात की ख्वाहिश है मगर इख्तियार बानी के पास है, कहे तो दुरुस्त रहे हैं। राना साहब कहते हैं मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट बानी पीटीआई। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए मैंने जो बात कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी बड़ी जमात पाकिस्तान की, मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात पाकिस्तान की, ठीक है, इसके बाद सब छोटी जमातें, इनके साथ बहुत सारे और एलिमेंट्स पाकिस्तान के उनके साथ हैं। ये सब एक तरफ है ना, एक तरफ एक ही शख्स है जो अडयाला में बंद है, ठीक है, इन सब के साथ। तो बेहतर ये होगा पाकिस्तान के मुफाद में कि हम कोई सियासी रास्ता निकालें, और ये पीटीआई को भी समझना होगा कि पीटीआई अगर ये समझती है कि तसादुम से, तो वज़ीर आज़म साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जब ये सीएम केपी के आए ना लाहौर,
तो मैंने उनसे ये सवाल किया जिस पर फिर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने वो किया। मैंने कहा देखे, उन्होंने कहा जी हम वो करेंगे मुजाहरे और मुजाहमत। मैंने कहा नहीं, मैंने सवाल किया, मैंने कहा कि सुहेल आफरीदी साहब, मैं बतौर सहाफ़ी मेरी कैलकुलेशन है कि मुजाहमत से इमरान खान रिहा नहीं हो सकता। अच्छा। सब ने हक्का बक्का होकर मेरी तरफ देखा और कुछ ने टोंट तंज किया मुझ पे कि जी आप, मैं शायद इस्टेब्लिशमेंट की लाइन ले रहा हूं। मैंने कहा मैं एक सहाफ़ी हूं, मैं तो आपको अपनी वो सहाफती कैलकुलेशन दूंगा जो मैं समझता हूं कि अगर आप मुजाहमत से इमरान खान को छुड़ा सकते हो तो नहीं छुड़ा सकते, ठीक है, अनटिल अनलेस इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके कोई मामला बेहतर ना हो जाए। अच्छा, तो आप जिन CM-KP के से सवाल का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने चंद दिन पहले भी बात की, उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हूं, तो फिर कैसे होंगे? नहीं, उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में भी कहा। अच्छा, उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि जी आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन हम मुजाहमत करेंगे तो मुफाहमत की तरफ जाएंगे, ये उनका अपना फलसफा अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का जमहूरी इस्तेकाम का वाहिद रास्ता ये है कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं बड़े, वो ये तय करें कि हमने ये खत्म करना है, ठीक है, और फिर इन सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़े हुए फैसला साज जो हैं वो तय करें तो पाकिस्तान, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हमें बहुत चैलेंजेस मैं फील कर रहा हूं। ईरान पे अगर चढ़ाई हुई तो समझ लें कि पाकिस्तान के ऊपर उस आग की तपिश आनी है। इसराइल के हमको फुप्पी के पुत्र नहीं है, इसराइल का अल्टीमेट टारगेट पाकिस्तान है, ये याद रखिएगा मेरी बात। और ना ये ट्रंप के हमको बहुत बड़ी हैं, ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो हमें धोखा दे रहे हैं और उनकी नजर हमारी ताकत के ऊपर है, क्योंकि आलम इस्लाम में भारत को हराने के बाद दुनिया ने मान लिया कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो फिजिकली तगड़ा है और वो भूखे बटेरे बहुत तगड़े लड़ते ने, हमने दुनिया को बता दिया। तो हमें बेहतर है कि हम अपनी सफों को ठीक कर लें। चले, मैंने 2 से 2.5 मिनट के बाद ब्रेक पर जाना है। रज़िया कुटली, आपसे जानूंगी कि ऑपोजिशन का सियासी सफर इस वक्त दायरों में है, रास्ता कैसे मिलेगा? क्योंकि देखिए, रास्ता ढूंढने के लिए उनके अहले खाना और उनके दीगर पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो जाते हैं डयाला के बाहर। सर, जो उनका आईन और जमहूरी हक है मुलाकात का, वो भी नहीं मिलता। फिर PM साहब की मुज़ाकरात की पेशकश, मुझे ये सर समझ नहीं आता कैलकुलेशन, जरा समझाइए साहब। देखिए, मुझे लगता है कि PTI ने बहुत ज्यादा अपना रास्ता जो है वो तर्क कर दिया। अच्छा, पहली जो हुकूमत के साथ राब्ता हुआ है उसमें हुकूमत की तरफ से शर्त लगाई गई है कि उनकी रिहाई के ऊपर कोई बात नहीं होगी, और इसके बावजूद भी बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि अल्लाह का नाम है हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले। पहली तो बात ये रिकॉर्ड पे रहे। दूसरी बात ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से बूमर और जेन जी की बहस चल रही, और बूमर वो नस्ल है जो कि 40 से लेके और 65 तक पैदा हुई है। सीधा कहते हैं मैं बूमर वाली नस्ल हूं। नहीं, मैं बूमर नहीं हूं, मैं अच्छा, बूमर मैं एक्स हूं, जनरेशन एक्स हूं। अच्छा, 65 बस 1 साल दे फर्क तो मैं बूमर बन तो बच गए, बाल बच गए। और अपना मैं बूमर नहीं हूं। अच्छा। लेकिन जो लोग इसके ऊपर बगले बजा रहे, और खास तौर पे अलीमा खान की सोशल मीडिया टीम कि बूमर का दौर लद गया, बूमर का दौर लद गया, उनका अपना कायद बूमर की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, डायरेक्शन ही कोई नहीं है। कोई अपनी कायद को आप, अच्छा, फिर अलीमा बाजी खुद बूमर कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है, जिनकी टीम ये सारा कुछ कर रही है। सो लैक ऑफ डायरेक्शन जो है ना, और लैक ऑफ मैंने पता सी आगते लगनी है मेरे भरा नूं, पहरा दे रहा होंगे बकायदा। लैक ऑफ डायरेक्शन जो है ना, असल में ये मैटर करती है, क्योंकि मेरे भाई ने कंट्रीब्यूट किया है बूमर वाले और जेन जी वाले पूरे बयानिए को डेवलप करने के अंदर, और मैं जब उसको स्मैश करूंगा ते हासे ते आनगे ना सर, रखवा डूबतियां हुई। तो क्लिक कह दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है सर। नहीं कह रहा, मैं तो जेनजी हूँ। अच्छा, ठीक है ना, जेनजी। अच्छा, क्योंकि ये जो एज होते हैं ना, ये दिमाग से होती है। अगर कोई 70 साल का बंदा एज इज जस्ट अ नंबर, 100 पुशअप लगाता है, ठीक है, और कहने में 30 साल का बंदा जो है वो अपनी चरपाई से नहीं उठ पाता, तो जो चरपाई पे बैठा है वो बूमर है, और जो पुशअप लगा रहा है वो जेनजी है। ठीक है, तो मैं वैसे दूसरी बात ये कि अगर मैं बूमर भी हूं तो मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं अगर बूमर्स में होने के बावजूद भी जेंजी सोच रखता हूं तो यही सारा कुछ असल है। मैं अलीमा खान का, इमरान खान का कोई तर्जुमान तो हूं नहीं कि मैं कहूं, या मेरे लिए कोई, अगर मुझे कोई बुरा कहेगा तो मरियम की तरह जैसे इनके लिए ट्वीट कर दी थी, कोई मेरे लिए तो ट्वीट करेगा नहीं। मेरे पे आज तक ऑन ग्राउंड रिकॉर्ड
अगर इमरान खान की किसी फैमिली या रिश्तेदार ने एक लफ्ज भी कहीं कहा हो ना, मैं लाइव चैलेंज देता हूं। वो कहते हैं मुझे बड़ा फख्र होता है तो वास्ते जिनने किया वो बदनामी ना ठीक है, नहीं कुछ है उन्हें छोड़ दें, नहीं वो उन्हें छोड़ दें, वो ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप तो उन जलीलुल कदर शख्सियात में से हैं जिन्हें मरियम साहिबा ने दद्दू कहा है। जेलस है, ठीक है ना? नहीं, मुझे फख्र है कि मैं मरियम के दद्दू के साथ प्रोग्राम करता हूँ, ठीक है ना? ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो यौम कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, 5 जनवरी मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की याद दहानी का दिन, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान भी आज कश्मीरियों से इजहार एकजहती के लिए जो है वो आगे है, और हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ भी निकाली गई। और इस सिलसिले में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हम दुनिया भर में देखते हैं कि जो आलमी बिरादरी है, जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग हैं, वो कश्मीरियों की कुर्बानियों को ताज़ा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ जब हम देखते हैं ना, तो शायद पाकिस्तान की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमने वो नारे सुने हैं जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो हम पर कितनी भारी जिम्मेदारी है, और हम उस जिम्मेदारी को पूरा करने में आखिर खड़े हुए कहाँ पर हैं आज के रोज़। ना सिर्फ हम इस पर बात करेंगे, लेकिन जब हम अपने वतन अजीज़ की भी बात करते हैं कि जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसी वतन के जो पाकिस्तानी हमारे जवान हैं जिन्होंने हाल ही में इस साल नौ के आगाज़ पर अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनकी शहादतों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर हम कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियों को, उनकी शहादतों का जिक्र करते हैं, तो यहीं पर हाल ही में सियाचिन स्टोर में बर्फानी तोदा गिरने से जो हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, उनकी मौत का गम भी जो है उनके अहल खाने के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। डेफिनेटली ये जो नया साल है उनके लिए एक मोहब्बत का या उम्मीद का सूरज तो लेकर तुलू नहीं हुआ, गम ज़दा उनकी शामें थीं। तो मौसम की सख्ती ने उन जवानों को अपनी लपेट में लिया, जिसमें से एक कैप्टन असमद गुलफाम शहीद के अहल खाना भी हैं। अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब करे और उनके अहल खाना को जो है वो ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करे। रज़ी साहब, स्टार्टिंग विद यू, ये आज जो हमारी स्टैंडिंग है सिर्फ कश्मीर के हवाले से, आपको लगता है स्ट्रेटजी हमारी ठीक है? देखिए, कश्मीर एक ऐसी नाकामियों की दास्तान है। आप इसका शुरू दिन से अगर जायज़ा लेने की कोशिश करें तो ये हमारे एक कौमी रवैये, और बल्कि मुझे कहने की इजाज़त दीजिएगा नाकाम रवैये की भी एक पूरी ट्रेल है, एक पूरी कहानी है। हमने कश्मीर के साथ कितने खिलवाड़ किए हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। कश्मीरियों के जज्बात को नज़रअंदाज करके या उनकी बातों पे कान ना धर के पिंडी के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर और कराची के अंदर बैठे हुए बाबुओं ने और मुझे ये नाम नहाद लीडरों ने जब भी कश्मीर के मौजू पे बोला है, कश्मीरियों का बेड़ा गर्क ही किया, उनका केस खराब ही किया है। मेरा ख्याल है कि हमें कश्मीर से जो है वो हाथ उठा लेना चाहिए। अच्छा, ये पाकिस्तान ही है कि जिसके वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर भारत के वजीर दिफा का बयान कि हमने मकबूजा कश्मीर को जम किया है, अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी आपसे छीनेंगे, वो बाकायदा होर्डिंग्स की शक्ल में लगता है। और आज तक कोई तहकीक ये बात बता नहीं सकी कि वो कौन भारतीय एजेंट थे जिन्होंने ये लगाया था। इसलिए मुझे तो कश्मीर के बारे में कोई पॉजिटिविटी नहीं है। ये बच्चा जो शहीद हुआ है, जिस कैप्टन का आपने नाम लिया है, ये कश्मीर के महाज पे ही था ना। इस तरह के पता नहीं हमने कितने बच्चे दिए हैं, अपने खून दिए, अपने घरों के जिसे कहना चाहिए चमन के फूल दिए हैं, लेकिन जो अहमकाना तौर के ऊपर, यानी अपना पिछले दौर के अंदर ये बात तय हो गई थी कि हमने जनाब कश्मीर भारत को बख्श दिया और उसने फिर उसका स्टेटस खत्म कर दिया, और पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर बाकायदा बैनर्स लग जाना, हर खंबे के ऊपर बैनर लगा, सुबह 8 बजे का, रात 4 बजे जाके जब शोर मचाया हम जैसों ने कि ये इस्लामाबाद के अंदर कौन सा इंडियन हुकूमत आ गई है कि उसने कहा है कि जी आपसे हम कब लगा था रज़ी साहब जी? कब लगा था ये कब ये बैनर जो है? जी खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त, 2019 के अंदर लगा था। मेरा ख्याल है 10 फरवरी 2019 को मुझे उठाया गया था, तो ये मार्च के अंदर लगा था। ठीक है। तो और अब ये भी अपनी जगह के ऊपर एक ट्रेजेडी है कश्मीर के। मेरा ये ख्याल है
कि हमें कश्मीर का मसला जो है वो कश्मीरियों पे छोड़ देना चाहिए। और ये जो हमने इसको कॉर्नर स्टोन बना के इसका बेड़ा गर्क किया है, देखिए ना, जिस दिन 10 मई की सुबह इंडिया आपके सामने झुका हुआ था, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करने लगा हूँ, हाथ जोड़ के, मुझे ऑफ स्क्रीन ना करवाया जाए। जब इंडिया आपके सामने झुका हुआ था, LOC के अंदर 36 के करीब चौकियां छोड़ के इंडियन फौज भाग चुकी थी, तो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर चंद किलोमीटर जाके बहुत सारे ऐसे इलाके आजाद करवा सकता था जो कि अदरवाइज हम सोच भी नहीं सकते। ये कब की इतनी बात? पॉसिबल हो सकता था आप ही कह रहे ये हैं। इस मई की के अंदर हम क्यों नहीं गए? हमारे सामने कोई रुकावट नहीं थी, 14 किलोमीटर तक वो भाग गए थे, वो सारा कुछ छोड़ के। आपने इतना ज्यादा उनको पैंटा था, तो आगे क्यों नहीं बढ़े हम? क्यों हम ऐसे दोस्तों के कहे में आ जाते हैं? कभी हमें सदर निक्सन कह देता है 1962 में कि आपको हम कश्मीर वैसे ही ले देंगे, आप चाइना ने हमला किया, आप हमला ना कीजिएगा, हम उसके कहने में आ जाते हैं। कभी हमें सर एक चीन कह देता है के पीछे तो मैं डोनाल्ड ट्रम्प ने भी लगाया था ना। कभी हमें चीन कह देता है कि नहीं आप LOC से आगे ना जाइएगा वरना काम खराब हो जाएगा। LOC के आगे जाना हमारा आलमी हक है, कौम मुत्तहिदा का तस्लीम किया हुआ हक है। जब दुश्मन घुटनों के बल झुका हुआ था तो आप क्यों नहीं अंदर गए? ठीक है ना, ये सवाल पूछेगी अगली नस्ल। जिस तरह आज हम पूछ रहे हैं कि 62 के अंदर जब चाइना ने हमें कहा था कि हम इंडिया को फेंट लगा रहे हैं, आप आगे कश्मीर पे कब्जा कर लीजिए, हम नहीं गए क्योंकि निक्सन ने हमें फोन करके कहा था, बाद में वो खुद मारा गया, तो हमारा वादा हवा हो गया। ठीक है, ट्रंप साहब ने भी कहा था पिछले दौरे हुकूमत में कि कश्मीर का मसला मैं हल करवाऊंगा, फिर इंडिया ने लॉबिंग कर ली। ट्रंप साहब ने खाने के ऊपर भी कहा कि मैं कश्मीर का मसला हल कराऊंगा, फिर इंडिया ने जाकर प्रेशर डाल लिया। हम ये क्यों कश्मीर के मसले के ऊपर हमेशा रिट्रीव कर जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं? मैं बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ। राना साहब, ये तो बैरूनी महाज पर बताया रजी साहब ने कि किस तरीके से हमारे साथ क्या क्या होता रहा। मैं जरा पाकिस्तान की जो सियासी नाकामियाँ हैं उनके ऊपर भी आती हूँ। ये जो कश्मीर की हैसियत का खात्मा हुआ, आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ, ये हुआ उस वक्त वज़ीर आज़म पानी PTI के दौर में, ठीक है ना। उस वक्त से लेकर अब तक केयर टेकर सेटअप भी आ चुका है और मौजूदा सिस्टम भी बैठा हुआ है। तकरीबन 2019, ये 2020 की बात है, 2019 की बात है, ठीक है सर। उस वक्त से लेके आज तक के मामला सर, ना तो उस वक्त के वज़ीर आज़म कुछ कर पाए, ना अब तक 2 बार एक केयर टेकर सेटअप, और मौजूदा जो सेटअप है उसमें भी एक ही साहब वज़ीर आज़म है, वो भी नहीं कुछ कर पा रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अभी अस्तूर में वाक़या हुआ उस पर मैं चाह रहा था कि 2 कमेंट्स। जी ज़रूर ज़रूर। मैंने वो कैप्टन गुलफाम की तस्वीर देखी है, क्या खूबरू जो नौजवान था वो कितने घरों का ख्वाब था और कितने घरों की उम्मीद था। अल्लाह इम्तहान लेता है, सब्र भी फिर वही देता है, लेकिन कुछ इम्तहान ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी के लिए रह जाते हैं। सब्र मिल जाता है लेकिन इम्तहान वहीं पे रह जाते हैं। उसके फाइनेंशियली या इस तरह सोसाइटी के अंदर उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट भी बड़ी है, फाइनेंशियल का भी कोई मसला नहीं है। हम लोग जो हैं वो स्टेट, मतलब जिसे कहना, एजाज के लिए बच्चे भेजते हैं उसके। ऐसे ही है। और अब ये बच्चा पाकिस्तान के सलामती पे कुर्बान हो गया। हम कुछ दिन इस पे बात कर लेंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे, लेकिन ये जख्म जिनको लगा है वो तो सारी जिंदगी ताज़ा। हम तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, अल्लाह ताला इस जख्म को, इस सदमे को बर्दाश्त करने की उनमें हिम्मत दे। हमारे तो पास लफ्ज़ ही हैं, जिन पे गुजर रही है वही जानते हैं। और इससे पहले आप कश्मीर को कंटिन्यू करें सर, मैं सिर्फ यहाँ पे एक जुमला कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग किसी भी शहादत के हवाले से जिक्र करते हैं ना, तो हम जब अपने जवानों के बारे में बात करते हैं, कैप्टन एक बहुत ही यंग ब्लड होता है, आगाज होता है। तो आप यहाँ से अंदाजा कीजिए कि वो जो कैप्टन जो शहीद हुए इस्मत गुलफाम साहब, जाहिर सी बात है शादीशुदा थे, कितना यंग कपल था, ठीक है। तो मी बीइंग वुमन, मेरे लिए भी ये एक वो कहते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाना किसी भी जवान, ना सिर्फ बाप के लिए तकलीफदेह होता है, नागहानी इसी को कहते हैं ना, ये नागहानी है, ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल हम तो दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआ को मुस्तजाब करे और सब्र दे, हौसला दे उन लोगों को, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अच्छा, अब आ जाए कश्मीर की तरफ। देखें, मेरी सहाफती मेरी एक ऑब्जर्वेशन है
कि हम खामोशी से कश्मीर की इस कब्ज़े को तस्लीम कर चुके हैं और ये अब फैशन के तौर पे 5 जनवरी और 5 फरवरी को हम एक दिन मना लेते हैं। उस दिन में भी बताए आप पाकिस्तान में रहती हैं और बाहर निकलती है, कितने लोग हैं जो कश्मीर पे बात कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। सिवाय चंद प्रेस रिलीजों के या चंद क्या नाम है तंजीमों के जो सड़कों पे निकल के वो एक थोड़ा सा बैनर शैनर लेके तस्वीर बना देती है। कहते हैं बरसी मनाना, शायद हम बरसी मना रहे हैं और इसमें सब शरीक हैं। बिल्कुल। मैं इसमें जो सियासी क़यादत है उसको भी जिम्मेदार समझता हूँ। हमारे जो अहम क्या कहते हैं वो हैं ओहदे, मैं उनको भी जिम्मेदार समझता हूँ। ठीक है, क्या जब ये सारा कुछ हो रहा था तो हमें क्यों नहीं पता चला कि इंडिया ये करने जा रहा है? और अगर हमें पता था तो हमारी खामोशी का मतलब क्या है? हमारी खामोशी का मतलब क्या है फिर या था? ठीक है, मैं ये चाहे इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या उस वक्त के लोग हो या आपके लोग हो, ठीक है, मैं तो ये समझता हूँ कि हम तय कर चुके हैं इंडिया के साथ खामोशी से कि ठीक है आप उसे ले ले। लेकिन असल सवाल जो है वो ये कि इंडिया अब क्लेम करता है कि हम आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे। ठीक है, और वो भी ले लेंगे, क्या नाम है उसका सर, वो गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे। तो अगर हमने इसी तरह खामोशी से अपनी चीजें छोड़ते चले जाना है, सरेंडर करना है, तो फिर तो ये बड़ा कालमिया हो जाएगा। वैसे हम वेनेजुएला नहीं है, ये बात सबको पता है और भारत को ये अच्छी तरह समझ आ गई ये बात कि हम फौजी बर्तरी में हमसे आगे नहीं है। हमें भी खुद भी ये समझनी चाहिए। और लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि एक कामयाबी की खुशी में हमें अपने जो कमजोर पॉइंट है उनको इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। ये गल मैं कहा तो ये को मैं अपने वो तो नहीं कर रहा, मैं अपने वतन की रियासत की मोहब्बत में ये बात कहता हूँ ना कि ठीक है जी कामयाबी का जश्न मनाएं, लेकिन आने वाले चैलेंजेस से भी आप आंखें ना बंद करें। और ये बात मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम में चेतावनी दे रहा हूं। मुझे ये लगता है कि ये ईरान के बाद इन्होंने पाकिस्तान का रुख करना, चाहे हम कुछ भी कर लें, उन्होंने कोई ना कोई वजह निकाल देनी है। कोई वेनेजुएला को, अब उन्होंने क्यूबा वालों को भी धमकी दे दी है। ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं कौन सा मुल्क है, फिनलैंड है कि कौन सा है, उसके ऊपर भी लिख दिया वो कमिंग सून। जी मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा, हाँ उस पे भी लिख दिया कमिंग सून। ठीक है, तो मतलब इंटरनेशनल बदमाश हो गए। लेट द पीपल डिसाइड। इजाजत दीजिए, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।